Hello friends, let's come to the fifth lecture of international relation and the last lecture of international relation, and the topic is miscellaneous, and miscellaneous में सबसे पहला topic है that is non-aligned movement. तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है अभी उन्होंने 60 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है, तो इसलिए जो है ये न्यूज़ में है. अब नॉन अलाइंड मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो देखते हैं. तो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है वो क्रिएट किया गया और फाउंड किया गया तब जब हम इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स कर रहे थे कुछ कंट्रीज़ का, जैसे कि अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया. जब हमारा कोल्ड वॉर हुआ तो दो कंट्रीज़ हो गई, यूएसएसआर एंड यूएस. तो उन दोनों में से किसी एक कंट्री को ज्वाइन करना था, तो कोई कम्युनिस्ट की तरफ जाना चाहता था, कोई कैपिटलिस्ट की तरफ. तो दोनों मतलब दो कंट्रीज़ को अलग अलग दो वर्ड ऑर्डर्स हो गए थे. तो कुछ कंट्रीज़ यूएस को ज्वाइन कर रही थी, कुछ कंट्रीज़ यूएसएसआर को ज्वाइन कर रही थी. तो हाँ, इंडिया ने सोचा कि हम किसी को ना ज्वाइन करें क्योंकि हमको दोनों के साथ इक्वल रिलेशंस मेंटेन करके रखना है. तो इंडिया ने जो है नॉन अलाइन मूवमेंट जो है ये क्रिएट किया. तो आइडिया जो है आइडिया ये था कि हमको खुद कंट्रीज़ हैं वो खुद डिक्लेयर करें नॉन अलाइंड विद ईदर ऑफ द टू नेसेंट मिलिट्री ब्लॉक्स, जैसे कि नासो और वॉर्सो पैक्ट. की रोल जो है इसमें प्ले किया गया बाय द हेड ऑफ स्टेट लाइक इजिप्ट, घना, इंडिया, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, जो कि फाउंडिंग मेंबर बने हमारे नॉन अलाइन मूवमेंट के. अब नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो 5 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. पहला तो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी है एक दूसरे की टेरिटरी की, पीसफुल को एग्जिस्टेंस करना है, इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन होना चाहिए और नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स. अब ओरिजिन जो है एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस जो हुआ था बडोंग में, इंडोनेशिया में 1955 में, वहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ. और 10 प्रिंसिपल्स जो हैं बडोंग के वो प्रोक्लेम किए गए बडोंग एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस में, और जो मेन गोल्स हमारे नाम के बने. अब नाम का पहला कॉन्फ्रेंस जो है बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1961 में अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, घना एंड इंडोनेशिया. और पॉलिसी जो है नाम की वो 5 प्रिंसिपल्स जो है पंचशील के उस पर बेस्ड है, जो कि मैंने बता दिया. कोल्ड वॉर के एंड होने के बाद मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो गया, मतलब मूवमेंट का जो रेलेवेंस था वो लॉस्ट हो गया बिकॉज नाम जो है उसी टाइम ज़्यादा फेमस था. बट ड्यूरिंग हवाना समिट 2006 में मेंबर कंट्रीज़ ने फिर से इनका कमिटमेंट, इनके आइडियल्स की तरफ कमिटमेंट रखा, इनके प्रिंसिपल्स की तरफ, और पर्पस किया, और मूवमेंट फिर से फाउंड हुआ एंड विथ यूनाइटेड नेशन चार्टर. इसमें 120 कंट्रीज़ है कंप्राइजिंग 53 कंट्रीज़ फ्रॉम अफ्रीका, 39 एशिया से, 26 लैटिन अमेरिका से और 2 यूरोप से और कैरेबियन आइलैंड से भी है. 2 यूरोप से कौन कौन सी कंट्री है, बेलारूस और अजरबैजान जो है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मतलब उन्होंने किया है. अब देयर आर 17 कंट्रीज़ एंड 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑब्जर्वर भी हमारे नाम में है. तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो हमारे नाम में मेंबर कंट्रीज़ आती हैं जो ग्रीन कलर से हैं. सिर्फ यूरोप की जो कंट्रीज़ है दो आपको याद रखने की ज़रूरत है, बेलारूस और अजरबैजान. फिर आते हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी. तो ये भी मैं आपको आई थिंक इकोनॉमिक वाले PT 365 में पढ़ाई हूँ. तो रिसेंटली स्टैंडिंग कमेटी जो एक्सटर्नल अफेयर्स की है उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है इंडिया और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की. अब बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है क्या, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि टर्म्स और कंडीशन इस्टेब्लिश करता है. जो भी हमारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट नेशनल्स हैं, जो भी कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्टमेंट करती हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उनको प्रोटेक्ट और उनके जो इन्वेस्टमेंट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये BIT लॉन्च किया गया. अब BIT जो है मिनिमम गारंटी जो है इस्टेब्लिश करता है दो कंट्रीज़ के बीच में रिगार्डिंग देयर ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. पहला है कि नेशनल ट्रीटमेंट, अगर कोई भी कंट्री आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो जो प्रोडक्ट का प्राइस आपके कंट्री में वही प्रोडक्ट का प्राइस उनका भी होना चाहिए. तो नेशनल ट्रीटमेंट देना चाहिए डोमेस्टिक कंपनीज़ के साथ. फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ. Protection from expropriation, limiting each country's ability to take up foreign investment in its territory, मतलब लिमिट करना पड़ेगा कि कितना आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स राइट थ्रू ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म जो कि ICSID में है. ठीक है, रादर देन आप होस्ट कंट्री में जाके कंप्लेन करो, आपको ICSID में कंप्लेन करना पड़ेगा. अब देयर आर मोर देन 2500 BITs जो हैं वर्ल्ड में एक्टिव हैं. एंड द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वो सारा डेटाबेस सारे BIT का मेंटेन करके रखते हैं. तो याद रखिएगा कौन मेंटेन करके रखता है डेटा, UNCTAD जो है वो पूरा डेटा मेंटेन करके रखते हैं. अब इंडिया का एक्सपीरियंस BIT के साथ अगर बात करें तो इंडिया ने पहली BIT साइन की थी यूनाइटेड किंगडम के साथ 1994 में, और फिर सब्सिक्वेंटली उन्होंने 83 कंट्रीज़ के साथ साइन की. और दीज BIT जो है नेगोशिएटेड
जो इंडिया का मॉडल BIT 1993 में आया था उस पर बेस्ड है। अब ये BITs जो हैं ये वन ऑफ द मेजर ड्राइवर्स हैं FDI के हमारे इंडिया में। 2011 में इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर किया कि इंडिया को 4.10 मिलियन जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो है वो पे करने पड़ेंगे वाइट इंडस्ट्रीज़ को अंडर 1999 इंडो ऑस्ट्रेलियन BIT। साइमल्टेनियसली इंडिया ने स्टार्ट किया मल्टीपल नोटिस रिसीव करना अंडर द इट्स BIT ड्यू टू रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन उन्होंने लगाया डेबेकल एंड द कैंसिलेशन ऑफ 2G लाइसेंस बाय द सुप्रीम कोर्ट। फिर शॉक्ड बाय अवार्ड एंड नोटिस इंडिया ने अपना मॉडल BIT जो है उसको रिवाइज किया 2015 में। सिंस देन इंडिया ने न्यू BIT साइन किया 4 कंट्रीज़ के साथ और अपना जो ओल्डर BIT था 77 कंट्रीज़ के साथ उसको टर्मिनेट कर दिया। तो दिस इज़ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। नाउ लेट्स कम टू डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। तो मॉन्टीनीग्रो जो है अभी स्ट्रगलिंग कर रहा है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर जो है उन्होंने कुछ हाईवे प्रोजेक्ट डेवलप करने की बात की थी। तो मॉन्टीनीग्रो ने क्या किया था, चाइना से लोन लिया था, तो उसके कारण जो है वो स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है। तो मोर ऑन न्यूज़ में देखें तो 2018 में रिपोर्ट जो है सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने हाईलाइट किया कि 8 बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो रेसिपिएंट कंट्रीज़ हैं वो हाई रिस्क हैं डेट डिस्ट्रेस के, मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन है ड्यू टू BRI रोड्स। वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, जिबौती, लाओस, मालदीव्स, मंगोलिया, मॉन्टीनीग्रो, पाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। और इसके कारण जो है उनका डेट टू GDP रेशियो जो है 50% से ज़्यादा रेज हो गया है। अब डेट ट्रैप डिप्लोमेसी होती क्या है वो देखते हैं। तो टर्म जो है ये कॉइन किया था इंडियन जियो स्ट्रैटेजिस्ट ब्रह्मचेलानी थे जो थे 2017 में, उन्होंने ये टर्म जो है कॉइन किया था। अब डेट ट्रैप डिप्लोमेसी होती क्या है, तो पहले डेवलपिंग नेशंस जो हैं क्या करते हैं, चाइना जो है बहुत चीप लोन्स ऑफर करता है जो भी हमारे डेवलपिंग नेशंस है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। अब ये डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं जनरली मिडिल और लो इनकम कंट्रीज़ होती हैं जिनके पास रीपेमेंट के लिए पैसा कम होता है। अपॉर्चुनिटीज़ जो है चाइना प्रोवाइड करता है कि डू डिमांड कंसेशन और एडवांटेज इन एक्सचेंज फॉर डेट रिलीफ। हम कंसेशन वो इस तरह का देते हैं चाइना कि वो किसी पोर्ट को उनका ले लेंगे, नेचुरल रिसोर्स उनका चाइना कंट्रोल में आ जाएगा, लैंड उनका चाइना कंट्रोल में गया, और फाइनेंशियल इकोनॉमिक डोमिनेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पॉलिटिकल लेवरेज में, क्योंकि चाइना जो है पूरी कंट्रीज़ को डोमिनेट करने लगता है। उसके कारण जो है कंट्रीज़ जो है उससे निकल नहीं पाती हैं। तो ये जो है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी से ही बोलते हैं। तो अदर ग्लोबल इनिशिएटिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिस के लिए लिए गए हैं, तो पहला है ब्लू डॉट नेटवर्क। तो ये ऑस्ट्रेलिया, जापान और US के मिल के लिया है, जहाँ पे वो सर्टिफिकेशन बॉडी की तरह वर्क करेगी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है इंडो पैसिफिक रीजन में उनको इवैल्यूएट कर पाए। फिर कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पार्टनरशिप है नेशनल गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशन एजेंसी और प्रोग्राम्स का, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म हो गए, प्राइवेट सेक्टर, जिनका एम यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिस्टम है क्लाइमेट से रिलेटेड और डिजास्टर से रिलेटेड वो उसको रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, इसलिए ये लॉन्च किया गया। फिर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ये इंडिया और जापान का कोलैबोरेशन है कि ये अफ्रीका रीजन में हमको डेवलपमेंट कनेक्टिविटी बढ़ानी है। फिर यूरोपियन यूनियंस न्यू कनेक्टिविटी स्ट्रैटेजी जो 2018 में लॉन्च की गई, यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किया एक जॉइंट कम्युनिकेशन ऑन कनेक्टिंग यूरोप एंड एशिया, बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एन यूरोपियन यूनियन स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी ने प्रपोज किया कि यूरोपियन यूनियन जो है वो एंगेज करेगी एशियन पार्टनर्स के साथ कि वो जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाए एशियन रीजन में। फिर ट्रांस यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पॉलिसी, ये एड्रेस करेगी जो भी इंप्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं, यूरोप वाइड नेटवर्क ऑफ रेलवे लाइन्स, रोड्स, इनलैंड, इन सबसे रिलेटेड। फिर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ये इनिशिएटिव है G20 का, ये एक ग्लोबल कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है जो हमारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगी सस्टेनेबल और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो भी हमारी डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लू डॉट नेटवर्क एंड डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। नाउ लेट्स कम टू इंडियाज सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन। तो आपको पता है इंडिया का 3 स्टेज प्रोग्राम कौन कौन सा है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो स्टेज 1 न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है कि रशियन न्यूक्लियर मेजर रोसटोम जो है उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिगिन कर दिया है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 5 है इंडिया का, वहाँ पे इन कोऑपरेशन विद न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि PSU है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की। तो कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो रशियन जो है वो बिल्ड कर रही है इंडिया में, तो उसका जो यूनिट 5 है उसमें उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। अब सबसे पहले इंडिया की 3 स्टेज न्यूक्लियर
न्यूक्लियर प्रोग्राम की अगर बात करें तो होमी भाभा ने इंडिया का न्यूक्लियर स्टेज प्रोग्राम की बात की थी, 3 स्टेज, जहाँ पे उन्होंने लो यूरेनियम रिसोर्सेज यूज़ करके 3 स्टेज न्यूक्लियर डेवलपमेंट करने की बात की थी। स्टेज 1 में क्या करेंगे, हैवी वाटर रिएक्टर्स यूज़ करेंगे, फ्यूल्ड बाय नेचुरल यूरेनियम जो है वो प्लूटोनियम प्रोड्यूस करेगा। स्टेज 2 में फ्यूल्ड बाय अ मिक्स, जो भी प्लूटोनियम हमने प्रोड्यूस किया उसको मिक्स करेंगे विथ नेचुरल यूरेनियम और विथ सफिशिएंट स्टॉक। थोरियम जो है उसके बाद थोरियम इज इंट्रोड्यूस टू कन्वर्ट इट इनटू यूरेनियम 233। स्टेज 3 में मिक्स करेंगे थोरियम और यूरेनियम फ्यूल्स को रिएक्टर्स में और थोरियम ट्रांसम्यूट किया जाएगा यूरेनियम 233 में, जो कि हमारे रिएक्टर्स को पावर प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गए हमारे इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी आर्किटेक्चर की बात करें तो एट प्रेजेंट इंडिया का सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है इंडिया ने 14 कंट्रीज़ के साथ साइन किया है। वो 14 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, रशिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएस और वियतनाम। डिस्पाइट इंडिया एनपीटी का पार्ट नहीं है, फिर भी इंडिया जो है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर रहा है, आउटसाइड है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप से। फिर भी एट सेंट्रल टेनेट ऑफ दिस एग्रीमेंट बताएं तो ये इनका फोकस यही है कि पीसफुल पर्पस में आपको न्यूक्लियर पावर यूज़ करनी है। इंडिया ने ऑब्जर्व किया है एज अ सेल्फ मोरिटोरियम ऑन कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट आफ्टर पोखरन इन 1998 एंड एनपीटी के प्रिंसिपल से अवॉइडेड होता है फॉर बेटर देन इवन सम ऑफ इट्स सिग्नेटरीज। अब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या है, ये स्टैब्लिश की गई थी 1974 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, पोखरण 1। ये ग्रुप है न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज़ का जो कि न्यूक्लियर सप्लाई करती हैं, दैट सीक्स टू कंट्रीब्यूट टू नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस फॉर न्यूक्लियर एक्सपोर्ट एंड न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट। और इंडिया जो है एनएसजी का मेंबर नहीं है, तो याद रखिएगा इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं है। अब इंडिया के मेजर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन प्रोग्राम्स है, तो इंडिया और फ्रांस के क्या कोलैबोरेशन है, तो बोथ जो है कोऑपरेट किए थे 1950 से कोऑपरेट कर रहे हैं और एज इट ऑफर्ड इन टेक्निकल कोऑपरेशन इंडिया को ऑफर करते हैं ऑन सिविल इनोवेशन। फॉलोइंग इंडिया 1974 में पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया और फ्रांस जो है वन ऑफ द ओनली वेस्टर्न कंट्री एमर्ज हुई जो कि उन्होंने पॉइंट किया टू इट एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज एडवांसमेंट इन न्यूक्लियर सेक्टर। फ्रांस ने 2008 में जो है वो फर्स्ट कंट्री बनी जिन्होंने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया इंडिया के साथ विथ फॉलोइंग द इंडिया स्पेसिफिक एनएसजी वेवर। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट फ्रांस जो है वो 6 यूरोपियन प्रेशराइज रिएक्टर कंडक्ट करेगी, हमारे इंडिया में कंस्ट्रक्ट कर रही है 1650 मेगावाट का, फॉर ईच इम्प्लीमेंटिंग द 9900 मेगावाट जीतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन एक्सपेडाइट मैनर। फिर रिसेंटली फ्रांस एनर्जी कंपनी ईडीएफ जो है उन्होंने बाइंडिंग टेक्नो कमर्शियल ऑफर सेटअप सबमिट किया है टू न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड फॉर बिल्डिंग 6 रिएक्टर्स। फिर इंडिया रशिया की बात करें तो इंडिया रशिया का भी न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन 1960 से स्टार्ट हुआ व्हेन इंडिया और सोवियत यूनियन ने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए। इनिशियली अगर बात करें तो फोकस किया उन्होंने साइंटिफिक और टेक्निकल कॉर्पोरेशन पे, बट 2008 में दोनों साइड ने कुंदनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जो कि तमिलनाडु में है और अभी यूनिट 5 का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो कुंदनकुलम कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। अब बोथ साइड ने एग्री किया, मतलब रशिया और इंडिया ने मिलके और बांग्लादेश ने, तीनों ने मिलके, रशिया, बांग्लादेश और इंडिया ने मिलके कि वो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बांग्लादेश में सेटअप करेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, हमारा बांग्लादेश में है। और किसके कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, इंडिया और रशिया के। फिर यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट की बात करें तो उन्होंने 123 एग्रीमेंट साइन किए। दो दिस एग्रीमेंट यूनाइटेड स्टेट्स जो है इंडिया का केस जो है एनएसजी तक ले गए थे और न्यू दिल्ली को उन्होंने वेवर दिलवाया कि सिविल न्यूक्लियर ट्रेड जो है इंडिया साइन कर सकता है। एनएसजी ने उनको क्लीन वेवर दिया इंडिया को 2008 में और इंडिया जो है ओनली कंट्री बना न्यूक्लियर वेपन की जो कि एनपीटी का पार्ट नहीं है, फिर भी उनको अलाउड है कि वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर सकते हैं। 2019 में इंडिया ने साइन किया IAEA एग्रीमेंट जो है, जो कि विच सब्जेक्टेड इंडिया सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ टू IAEA सेफगार्ड। फिर इंडिया जापान, तो इंडिया जापान एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी 2016 में साइन किया और फोर्स में आया 2017 में। कंटेस्टेड एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एग्रीमेंट वाज नलिफिकेशन क्लॉज था जहां पे ऑटोमेटिकली सस्पेंड कोऑपरेशन बिटवीन पार्टीज इन केस ऑफ इंडिया कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट। अगर इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया तो नलिफिकेशन क्लॉज में ये दिया गया कि ऑटोमेटिकली उसका मेंबरशिप सस्पेंड कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंस इस एग्रीमेंट का यही था फ्रॉम द फैक्ट दैट जापान होल्ड्स अ नियर मोनोपोली ऑन रिएक्टर्स एलिमेंट्स ऑफ द रिएक्टर्स such as safety component and domes. Okay, so these are the nuclear
एग्रीमेंट जो इंडिया ने मेजर इकोनॉमीज़ के साथ साइन किया है। अब आते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इन ग्लोबल गवर्नेंस। तो स्पीकिंग एट द फर्स्ट समिट फॉर डेमोक्रेसी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एडवोकेट किया डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स टू गाइड गवर्नेंस। अब मोर अबाउट समिट की बात करें तो ये एक टू स्टेज फ्लैगशिप प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव है, यूएसए ने लेकर आए थे, जहाँ पे उन्होंने डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को हार्ट ऑफ यूएन फॉरेन पॉलिसी बताया था। और इन्होंने लीडर्स जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर के एक साथ लेकर ये लाया गया था। इसका एम यही है कि डेमोक्रेसी जो है ग्लोबल वर्ल्ड में उसको बढ़ाना है थ्रू 3 पिलर्स ऑफ फोकस, जो कि दिया है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी ऑन काउंटर एथोराइजेशन, प्रमोटिंग रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फाइटिंग करप्शन। ओके, एट द समिट अगर बात करें तो यूएस ने लॉन्च किया है इट्स प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेसी रिन्यूअल, जहाँ पे $424.4 मिलियन जो है वो डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए दिए गए हैं फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल लेवल्स। अब मोर ऑन ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 ये रिलीज की है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। रिपोर्ट ने 3 मेजर रिजीम्स जो है वो डेमोक्रेसी के लिए बताए हैं। पहला है डेमोक्रेसी हाइब्रिड एंड ऑथराइजेशन। तो डेमोक्रेसी जो है कॉम्पिटिटिव इलेक्शन होल्ड करता है, जहाँ पे ऑपोजिशन जो है वो रियलिस्टिक चेंजेस में मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो तो वर्क करती है, बट जो अपोजिशन गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं उनकी जो अदर पावर्स है, मतलब जो वो गलत करते हैं उनको कहीं होल्ड अकाउंटेबल करती है। एंड दिस इज़ नॉट द केस इन हाइब्रिड एंड ऑथराइजेशन रिजीम। उन्होंने डिफाइन किया है डेमोक्रेसी ऑन 5 कोर एट्रीब्यूट्स। 5 कोर एट्रीब्यूट्स कैसे हैं? पार्टिसिपेटरी एंगेजमेंट, इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन, चेक्स ऑन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ओके, फिर रिपोर्ट्स ने ये भी हाईलाइट किया कि कंट्री जो ऑथराइजेशन डायरेक्शन की तरफ मूव करती हैं 2020 में आउट नंबर दोज गोइंग इन डेमोक्रेटिक डायरेक्शन। तो डेमोक्रेटिक डायरेक्शन में कंट्रीज़ नहीं जा रही हैं, ऑथोरिटेरियन डायरेक्शन में ज़्यादा कंट्रीज़ जा रही हैं। अब IDEA जो है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मैंडेट है कि हमारी डेमोक्रेसी को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना है और एडवांस करना है, और इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है। अब आते हैं डिजिटल सोवेनिटी। तो एट सिडनी डायलॉग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला है डिजिटल एज जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन रेज कर रहे हैं रिलेटेड टू सोवेनिटी, एथिक्स, लॉ, सिक्योरिटी। अब डिजिटल सोवेनिटी होता क्या है? डिजिटल सोवेनिटी वो राइट है स्टेट का कि जो नेशनल मतलब राइट ऑफ द स्टेट टू गवर्न इट्स नेटवर्क टू सर्व इट्स नेशनल इंटरेस्ट, अपने नेटवर्क को गवर्न करना कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए हेल्पफुल हो सके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आर सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड कॉमर्स। इट इज़ एबल टू हैव कंट्रोल ओवर वंस ओन डिजिटल डेस्टिनी, जैसे कि डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर दैट वन रिलाइज ऑन एंड क्रिएट्स। अब सिडनी डायलॉग है क्या? सिडनी डायलॉग के लिए इनिशिएटिव है ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट का, जो कि पॉलिटिकल, बिजनेस, गवर्नमेंट को एक साथ लाती है कि जो भी हमारे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको एक्सेस कर सकें। एट द मीटिंग पीएम ने 5 इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन जो है हाईलाइट किए हैं जो कि इंडिया में है। पहला वर्ड मोस्ट एक्सटेंसिव पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे इंडिया में बिल्ड किया जा रहा है, जिसका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी है। यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर गवर्नेंस के लिए यूज़ किया रहा है। इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मैसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्री में और सर्विसेज सेक्टर में हुआ है। एफर्ट्स फॉर डेवलपिंग इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज़ इन टेलीकॉम्स टेक्नोलॉजी सच एस 5G एंड 6G। फिर उन्होंने रोड मैप प्रोवाइड किया है डेमोक्रेसीज के लिए कि वो एक साथ वर्क करें और एम्फोसाइज करें डेटा गवर्नेंस की तरफ। इन अ डेमोक्रेसी डेटा जो है वो कंसीडर किया जाता है एज अ नेशनल रिसोर्स और इम्पॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। एक्सेस टू डेटा जो है वो डेमोक्रेटाइज्ड होना चाहिए टू प्रिवेंट डेटा मोनोपोलाइजेशन और चेक अनफेयर प्रैक्टिसेस। अब की डेफिनेशन अगर बात करें तो डेटा सोवेनिटी होता क्या है? डेटा सोवेनिटी वो होता है तो डेटा जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, गवर्नेंस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए विद इन द नेशन जहाँ पे वो कलेक्ट हो रहा है। जहाँ पे वो कलेक्ट हो रहा है उनके लॉ के अकॉर्डिंग जो है डेटा होना चाहिए। फिर डेटा ऑनरशिप की बात करें तो डेटा ऑनरशिप राइट ऑफ पोजीशन टू आइडेंटिफाइबल डेटा दैट इज क्लेम्ड बाय एन एंटिटी। ठीक है, तो राइट ऑफ पोजीशन टू आइडेंटिफाइबल डेटा दैट इज क्लेम्ड बाय एन एंटिटी, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट एंटिटी हो गए। फिर डेटा रेसिडेंसी और डेटा लोकलाइजेशन की बात करें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर डेटा स्टोर कर रहा है इन जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ देयर चॉइस तो उसको हम बोलते हैं डेटा लोकलाइजेशन। आइडेंटिफाइबल डेटा की बात करें तो डेटा जो है लिंक टू अ स्पेसिफिक एंटिटी तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफाइबल डेटा। अब अगर बात करें इंडिया और डिजिटल सोवेनिटी की तो इंडिया जो है डिजिटल सोवेनिटी विजन जो है उसका 3 पिलर्स पे बेस्ड है। पहला तो लेवरेज डेटा की तरफ हमको जाना है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। डोमेस्टिक पुश करना है बैक्ड बाय ग्लोबल डिप्लोमेटिक गैम्बिट टू प्रिवेंट इनइक्विटेबल कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजिटल ट्रेड रूल्स। और लेवरेज करना है डेटा सिक्योरिटी बायलैटरल सिक्योरिटी डिस्प्यूट्स में। स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं? पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में लाया गया है और RBI ने डायरेक्शन दिया है सारे सिस्टम प्रोवाइडर्स को कि एंटायर डेटा रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम जो भी
ऑपरेट किया जा रहा है वो स्टोर इंडिया में ही होना चाहिए. ओके, तो दिस इज डेटा digital sovereignty. Now let's come to other important news. तो ईस्ट एशिया समिट वेरी इंपॉर्टेंट और समिट होता है. तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी 16th ईस्ट एशिया समिट में पार्टिसिपेट किया है. तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये इंपॉर्टेंट है ईस्ट एशिया समिट है क्या. ये यूनिक लीडर लेड 18 कंट्रीज़ का जो एशिया पैसिफिक रीजन के 18 कंट्रीज़ हैं उनका फॉरम है जो कि फॉर्म किया गया है कि रीजनल सिक्योरिटी पीसफुल और प्रॉस्पेरिटी बना के रखना है. इसमें मेंबर टॉप 10 आसियान कंट्रीज़ तो ही हैं, फिर रशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, फिर रशिया और यूएसए है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड और कोरिया. तो ये सारी कंट्रीज़ जो है इसके अंदर आती हैं और इंडिया जो है मेंबर है ईएएस का सिंस इट्स इंसेप्शन एट कोलालमपुर इन 2005. डेवलपिंग कंट्रीज स्टेटस की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी 3 नेशंस को लीस्ट डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस दिया है, बांग्लादेश, नेपाल और लाओस को. एलडीसी जो है वो कंट्रीज़ हैं जो सीवियर स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट से सफ़र करती हैं. मेंबरशिप जो है वो रिवाइज किया जाता है हर 3 साल में बेस्ड ऑन ग्रॉस नेशनल इनकम. अगर उनका ज़्यादा हो गया है $12 to 20 अबव हो गया है, ह्यूमन एसेट्स इंडेक्स अगर 66 से अबव है या 66 है, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स 32 है या उससे कम है. अब ग्रेजुएशन थ्रेशोल्ड जो है वो मीट किया जाएगा फॉर एनी 2 of the 3 क्राइटेरिया इन 2 consecutive ट्राइएनियल रिव्यूज़. रिलेटेड न्यूज़ की अगर बात करें तो रिसेंटली चाइना जो है उसको डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस मिला था एट द WTO. चाइना का जो स्टेटस है एज अ डेवलपिंग कंट्री WTO वो बहुत कंटेनियस इशू है क्योंकि चाइना जो है बहुत सारे बेनिफिट उसके कारण ले रहा है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को आपको पता है जो WTO के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज़ आती हैं उनको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. अब चाइना जो है अपर मिडिल इनकम कंट्री है. फर्दर चाइना एलिजिबली यूजेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सच एज प्रेफरेंशियल ट्रेड, एंटरप्राइजर और डेटा रिस्ट्रिक्शन. देयरफॉर बहुत सारे नेशन जो है वो बोल रहे हैं कि चाइना को जो है ये स्टेटस देकर बहुत बड़ी गलती हुई है फ्रॉम सीकिंग बेनिफिट. अब डेवलपिंग कंट्री स्टेटस एट WTO की अगर बात करें तो देयर कोई डेफिनेशन नहीं है कि किसको WTO के अंदर कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं दी है कि किसको डेवलप्ड या किसको डेवलपिंग कंट्री स्टेटस दिया जाएगा. मेंबर जो है खुद ही अनाउंस करते हैं अपने आप को कि मैं डेवलप्ड कंट्री हूँ या मैं डेवलपिंग कंट्री हूँ. हाउएवर अदर मेंबर्स जो है वो चैलेंज कर सकते हैं कि आप ये जो आपने अनाउंस किया है कि वो आप डेवलपिंग कंट्री नहीं है या आप डेवलप्ड कंट्री नहीं है. अब बेनिफिट्स क्या क्या डेवलपिंग कंट्रीज़ को होते हैं. तो पहला तो ये होता है कि स्पेशल राइट दिया जाता है थ्रू स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजन. WTO पैक्ट्स जो होते हैं उनको मोर लीनियंट टारगेट दिया जाता है डेवलपिंग नेशंस को और उनको टाइम टू टाइम जो है ग्रांट भी दिया जाता है. अदर कंट्रीज़ को अलाउ किया जाता है कि वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे, जैसे कि GSP वगैरह जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको. अब GSP जो है ये नॉन रेसिप्रोकल प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम है जो कि एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है फॉर मोस्ट फेवर्ड नेशन ऑफ WTO. अब आर्टिक साइंस मिनिस्ट्रियल की बात करें तो इंडिया ने अभी 3rd आर्टिक साइंस मिनिस्ट्रियल में पार्टिसिपेट किया है. आर्टिक साइंस मिनिस्ट्रियल है क्या, ये जॉइंटली ये ऑर्गेनाइज़ किया है आइसलैंड और जापान में. और फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है एशिया में हुई थी टू हाईलाइट द वैल्यू ऑफ आर्टिक साइंस रिसर्च बाय नॉन आर्टिक स्टेट. अब ASM 1 ASM 2 जो है USA 2016 और जर्मनी 2018 में हुई थी. ऑब्जेक्टिव यही है कि जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया जाए कि हमारा जो आर्टिक रीजन है उसकी अंडरस्टैंडिंग, कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो पाए और उसमें ऑब्जर्वेशन कर पाए. इंडिया जो है अपने ओपन ओशियन मूरिंग जो है उनको डिप्लॉय किया है आर्टिक में फॉर लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ अपर ओशियन वेरिएबल्स एंड मरीन मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स. इंडिया ने ये भी प्लान किया है कि नासा जो निसार इंडिया का सैटेलाइट है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, बाय 2023 उन्होंने बोला है कि सारे लैंडमार्क्स का वो ग्लोबल ऑब्जर्वेशन करेंगे इंक्लूडिंग पोलर, क्रायोस्फीयर एंड इंडियन ओशियन रीजन. फिर आते हैं कम्युनिटी ऑफ पोर्टुगीज़ लैंग्वेज कंट्रीज़. तो रिसेंटली इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है एज अ एसोसिएट मेंबर और ये इसको लूसोफोन कॉमनवेल्थ भी बोला जाता है जो कि एसोसिएशन है लूसोफोन नेशंस जो है अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंट वेयर पोर्टुगीज़ जो है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है. मेंबर्स कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, अंगोला, काबो वर्डे, ग्यूनिया, इक्वाटोरियल ग्यूनिया, ठीक है, मोजाम्बिक, ये सब मेंबर्स हैं. मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है, कोऑपरेशन करना है हर सेक्टर्स में और पोर्टुगीज़ लैंग्वेज को जो है प्रमोट करना है. फिर ट्रायोका प्लस मैंने बताया था ये ग्रुप है पाकिस्तान, चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट का जो कि इस्लामाबाद में मिले. ये डिस्कस करेगी जो भी अफगानिस्तान से रिलेटेड बैंकिंग क्राइसिस हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है उनसे रिलेटेड. सिमिलर टॉक जो है अफगानिस्तान में भी किया जाएगा जो कि रशिया होस्ट करेगा विथ ईरान, इंडिया, 5 अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़.
फिर आते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो इंडेक्स जो है लिस्ट करेगा वर्ल्ड पासपोर्ट को अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन जहाँ पे होल्डर्स जो है एक्सेस कर सकते हैं विदाउट अ प्रायर वीज़ा। ये रिलीज़ किया है हेनले और पार्टनर्स जो कि ग्रुप लीडर्स हैं रेसिडेंस और सिटीजनशिप प्लानिंग के। इंडिया पासपोर्ट पावर जो है वो इम्प्रूव की गई है दिस क्वार्टर कंपेयर टू 2021 और ये रैंक की गई है 83rd। और जापान और सिंगापुर जो है इसमें टॉप है इंडेक्स में। इंडिया एंड डेनमार्क समिट हेल्ड हुआ है। तो ड्यूरिंग द समिट दो साइड ने इंक किया है एग्रीमेंट कि वो कॉपरेशन प्रोवाइड करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, क्लाइमेट चेंज में और स्किल डेवलपमेंट में। बोथ साइड ने प्रोग्रेस रिव्यू किया है अपना प्रोग्रेस अंडर इंडिया डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जहाँ पे इंडिया और डेनमार्क जो है वर्चुअल समिट उन्होंने की थी। जीएसपी क्या है? ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये एक एडवांस पॉलिटिकल कोऑपरेशन है और इकोनॉमिक रिलेशन है हमारे इंडिया और जर्मनी के बीच में, इंडिया और डेनमार्क के बीच में, जहाँ पे जॉब्स क्रिएट करेंगे और ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करेंगे। बोथ साइड्स ने वेलकम किया है डिटेल 5 ईयर एक्शन प्लान फॉर जीएसपी। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष। तो रिसेंटली पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में, 1 of 5 क्योटो वाराणसी पार्टनरशिप अंडर सिस्टर सिटी कोऑपरेशन। सेंटर जो है वो है कल्चर हब की तरह है, बनेगा एंड मीडियम टू यूनाइट डिफरेंट पीपल। 2015 में इंडिया और जापान ने एक एग्रीमेंट साइन किया था दैट इज सिस्टर सिटी कोऑपरेशन ऑफ विच क्योटो वाराणसी पार्टनरशिप उसका पार्ट था। अंडर इट 5 एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं ऑन विच जापानीज जो है अपना एक्सपर्टीज हेल्प करेगी टू रिजुविनेट होल द सिटी ऑफ वाराणसी। कोबे और अहमदाबाद जो है वो सिस्टर सिटीज़ हैं। अब प्लेसेस इन न्यूज़ में अगर देखें तो सबसे पहले आता है टिग्रे दैट इज़ इन अफ्रीका, आप देख सकते हैं। ओके, तो इसमें अभी यूथोपिया में एट्रोसिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं टिग्रे रीजन में, और यूएसए ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए हैं इकोनॉमिक और सिक्योरिटी असिस्टेंस यूथोपिया में। तो ये टिग्रे क्या है? ये यूथोपिया की सिटीज़ है, याद कर लीजिए टिग्रे कहाँ पे है? यूथोपिया की सिटी है अफ्रीका में। ये रीजन जो है ड्रेन कौन सी रिवर से होता है? टेक्जे और गैश रिवर से। टू द ईस्ट अगर बात करें तो लाइज द डेनियल प्लेन लाई करता है और इंक्लूडिंग कोबर सिंक। ओके, फिर आते हैं माली की कैपिटल है बोम्बाको जो कि अफ्रीका में है। रिसेंटली माली जो है सफर्ड अ कॉप। तो अभी कौन सी कंट्री कॉप सफ़र की है? तो माली है, याद रखिएगा। व्हेन इट ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वर अरेस्टेड बाय मिलिट्री। तो नाइगर रिवर जो है वो इसके इंटीरियर से फ्लो होती है और एज अ मेन ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्ट आर्टरी है कंट्री का। फिर किंगडम ऑफ एस्टवानी जो कि अफ्रीका में है, एस्वाटिनी जो कि कहाँ पे है? अफ्रीका में है। ओके, ठीक है, तो ये कहाँ पे है? अफ्रीका में है। तो रिसेंटली प्रोटेस्ट हुआ है अगेंस्ट किंग मसवाटी 3 जो कि उसके कारण वायलेंट हो गया। तो प्रीवियसली नोन एज उस किंगडम को स्वाजी लैंड बोला जाता था। वैसे एस्वाटिनी जो है ये लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ साउथ अफ्रीका में है, जहाँ पे वो मोजाम्बिक को ज्वाइन करते हैं। अब आते हैं गाम्बिया जिसकी कैपिटल बंजूल है जो कि अफ्रीका में है। बंजूल है इसकी कैपिटल गाम्बिया की। इंडिया गाम्बिया ने अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि वो कॉपरेशन बढ़ाएंगे इन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये सिचुएटेड है अटलांटिक कोस्ट में और सराउंडेड बाय नेबरिंग कंट्री ऑफ सेनेगल। ओके, ये ऑक्यूपाई करता है एक लॉन्ग नैरो स्ट्रिप जो है लैंड की उसको, और सराउंड करता है गाम्बिया रिवर। और गाम्बिया जो है अफ्रीका का स्मॉलेस्ट नॉन आइलैंड कंट्री है। फिर ट्रिपोली कहाँ पे है? ये भी अफ्रीका में है। तो राइट्स अभी लीबिया में हुए हैं जिसके कारण मोर देन 2 डजन पीपल जो है इंजर्ड हो गए हैं ट्रिपोली के। ट्रिपोली जो है ये कैपिटल सिटी है हमारे लीबिया की, सिचुएटेड है नॉर्थ वेस्टर्न लीबिया में अलॉन्ग विथ मेडिटेरेनियन कोस्ट, और ये कंट्री की लार्जेस्ट सिटी है और चीफ सी पोर्ट भी है। फिर ग्रैंड इथोपियन रेनेसियंस डैम GRD, ये हमने बताया था कि नाइल रिवर के ऊपर है। तो $4 बिलियन ग्रैंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लान किया गया है यूथोपिया पे ऑन ब्लू नाइल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जो कि डिस्प्यूटेड है सूडान और इजिप्ट के बीच बिकॉज ऑफ देयर नाइल वाटर। वंस फुली ऑपरेशनल तो डैम जो है वो डैम कैन रिस्क द हाई असवान डैम वाटर लेवल्स विच इज़ कंसिडर्ड इज लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट। फिर तुनीशिया कहाँ है? अफ्रीका में है। ओके, रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ तुनीशिया ने सस्पेंड कर दिया है पार्लियामेंट को ओवर नेशनल वाइड प्रोटेस्ट ऑन इकोनॉमिक ट्रबल्स एंड हैंडलिंग ऑफ कोविड-19। हाईएस्ट माउंटेन जो है ये माउंटेन चंबी है यहाँ का, और मजर द रिवर जो है वो मेजर रिवर है जो कि कंट्री में फ्लो होती है। फिर दरफूर रीजन आप देख सकते हैं यहाँ पे है। सूडान अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि सूडान ने, ये है दरफूर रीजन। ओके, तो सूडान ने अभी विल हैंड लॉन्ग टाइम एट्रोक्रेट ओमार अल बशर टू द इंटरनेशनल क्रिमिनल
कोर्ट, तो उन्होंने अभी दे दिया है, अलॉन्ग विथ अदर ऑफिशियल्स वांटेड ओवर दारफूर कॉन्फ्लिक्ट। अब दारफूर रीजन जो है वो वेस्टर्न पार्ट जो है सूडान का वहाँ पे है, नियर द बॉर्डर्स ऑफ लीबिया, चाद, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। कैपिटल जो है खार्तूम है, इज़ इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। फिर आते हैं मोरक्को। मोरक्को आपको मेडिटेरेनियन सी अफ्रीका के पास मिले, अफ्रीका में है, और उसकी कैपिटल है रबात। तो रिसेंटली इसराइल ने अपने डिप्लोमेटिक मिशन ओपन किए हैं मोरक्को में एज अ पार्ट ऑफ नॉर्मलाइजिंग रिलेशन अंडर अब्राहम अकॉर्ड। ये एक मेजर इकोनॉमी है नॉर्थ अमेरिका की और पार्ट है मगरेब लीग की। इब्न बतूता जो है एक मोरक्कन स्कॉलर है जो कि ट्रेवल किए थे इंडिया में 14th सेंचुरी में। फिर जाम्बिया का है अफ्रीका में, इसकी कैपिटल लुसाका है। रिसेंटली जाम्बिया अपोजिशन लीडर्स हैकेंदे हिचलीमा जो थे उन्होंने डिफीट हो गए हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन से। तो जाम्बिया जो है ये लैंडलॉक कंट्री है, पॉलिटिकल स्टेबल कंट्री है अफ्रीका की, जो कि साउथ सेंट्रल प्लेटो पे लोकेटेड है। इसका नेम जो है रिवर जाम्बेजी के बाद रखा गया और इट इज़ होम टू विक्टोरिया फॉल्स 20 नेशनल पार्क्स, और ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर है अफ्रीका की आफ्टर द कॉन्गो। फिर आते गुनिया, ये भी अफ्रीका में है। मिलिट्री कॉप जो है गुनिया में डिसॉल्व हो गया है द गवर्नमेंट ऑफ द डे। तो कंट्री जो है ये पार्ट है वेस्टर्न अफ्रीका की, अटलांटिक कोस्ट पे लोकेटेड है, और रिवर गाम्बिया और नाइगर जो है ये प्रोमिनेंट रिवर्स है यहाँ पे। फिर आते हैं सोमालिया। सोमालिया कहाँ पे है? अफ्रीका में ही है। इसकी कैपिटल मोगादिशु है। रिसेंटली सोमालिया प्रेसिडेंट जो है सस्पेंड हो गए हैं इट्स प्राइम मिनिस्टर। स्टेप सस्पेंड कर दिया है अपने प्राइम मिनिस्टर को, स्टेप विच फर्दर एस्केलेट टेंशन इन द नेशन। तो सोमालिया जो है ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है हमारे अफ्रीका की, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पेनिनसुला विद द इक्वेटर पासिंग थ्रू द सदर्न सोमालिया। फिर आते हैं बुर्किना फासो। बुर्किना फासो की कैपिटल क्या है? क्वागडोग्यू, जो कि अफ्रीका में है। ये अभी मिलिट्री टेक ओवर हुआ है रिसेंटली। तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात करें तो लैंडलॉक कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका की, और फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी और गेन्ड इंडिपेंडेंस हैज अपर वोल्टा इन 1960। ओके, सो दिस इज द न्यूज़। नाउ लेट्स कम टू मिलिट्री एंड नवल एक्सरसाइजेस इन इंडिया। तो नवल एक्सरसाइजेस अगर बात करें तो सबसे पहले एक्सरसाइज मिलन, जो कि ऑल लिटोरल स्टेट है इंडिया के, उनके बीच में है। फिर एक्सरसाइज क्यूटलेस एक्सप्रेस 2021, 12 ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके बीच में, तो यूएस, यूके, इंडिया, वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हो गई उनके बीच में। फिर साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग, तो यूएस नेवी लेड साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि हमारे साउथ ईस्ट कंट्रीज में है। मालाबार एक्सरसाइज यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। दोस्ती जो है मालदीव्स, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, याद रखिएगा दोस्ती किसके बीच में? मालदीव्स, इंडिया, श्रीलंका के बीच में। फिर स्टीमैक्स, इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड, एंड चिरू 2Q22 ईरान, रशिया और चाइना के बीच। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो पेनिक्स 21 जो है ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। ये अभी पुणे में हुई है, जहाँ पे बिम्स्टेक जो कंट्रीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अब बिम्स्टेक कंट्रीज कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडिया। फिर सागर शक्ति एक्सरसाइज जो है ये मेगा मल्टी एजेंसी मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कच्छ में की गई है इंडिया कॉम्बैट रेडीनेस को कंडक्ट करने के लिए। ये कच्छ में ऑर्गेनाइज की है किसने? इंडियन आर्मी सदर्न कमांड ने, और ये इसमें पार्टिसिपेशन इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयर फोर्स, कोस्ट गार्ड, गुजरात पुलिस, मरीन पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस सब ने पार्टिसिपेट किया है। फिर ऑपरेशन सर्प विनाश ऑनगोइंग ऑपरेशन है अगेंस्ट मिलिट्री होल्ड अप हाई इन पूछ रिज ऑफ जम्मू कश्मीर, इज द लॉन्गेस्ट इन एरिया सिंस ऑपरेशन सर्प विनाश। ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है जो कि कैरी आउट किया गया था 2003 में। ऑपरेशन जो है वो सुरनकोटे एरिया जो है पिरपंजाल रेंज का, वहाँ पे किया गया है, जो कि हमारे कश्मीर वैली को अलग करता है जम्मू से। और टारगेट ऑपरेशन का यही है, वॉज प्लेस कॉल्ड हिलकाका। फिर एक्सरसाइज पीसफुल मिशन SCO एक्सरसाइज है ये, जो कि SCO मेंबर्स करते हैं। तो SCO के जो भी मेंबर्स हैं वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद मैं सोशल इशूज़ स्टार्ट करूँगी। थैंक यू सो मच।